भारतीय इतिहास के ऐसे शख्स जिनका लोहा देश ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने माना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्हें आप पोइट कहिए, फिलोसफर कहिए, म्यूजिशियन कहिए, एजुकेशनलिस्ट कहिए, ये सब फ्रेजेस उनके लिए कम ही है। ये भारत और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो आइए जानते हैं कौन है ये शख्स। 7 मई 1861 यही वो दिन था जब शारदा देवी के घर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। वैसे तो ये बहुत ही रिच फैमिली से थे। इनके ग्रैंडफादर यानी इनके दादाजी द्वारकानाथ टैगोर, जो कि 17वीं शताब्दी के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली उस वक्त के रिच क्लास फैमिलीज में आती थी। इनके फादर उस वक्त के ब्रह्मो समाज के लीडर थे। जी हाँ, वही ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसने हिंदुइज्म के कई गलत प्रैक्टिसेस के ऊपर सीधा प्रहार किया था। इनकी पूरी फैमिली टैलेंटेड और आर्टिस्टिक रही है। चाहे आप इनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ को देखें, जो कि एक फिलोसफर पोइट थे, सत्येंद्रनाथ जो कि ब्रिटिश एरा के फर्स्ट आईएएस ऑफिसर थे, ज्योतिंद्रनाथ जो कि एक म्यूजिशियन, कंपोजर और प्ले राइटर थे, और इनकी बहन स्वर्ण कुमारी एक नोवेलिस्ट थी। तो जब उनकी पूरी फैमिली इतना बढ़िया कर रही थी तो वो पीछे कैसे रह सकते थे। तो रविंद्रनाथ को उनके इनिशियल स्कूलिंग के लिए ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल कलकत्ता में एडमिशन कराया गया, लेकिन इन्हें स्कूल की कन्वेंशनल पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, जिसकी वजह से इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और इन्होंने घर से ही पढ़ाई करना जारी रखा। ज़्यादातर इन्हें इनके सिबलिंग्स ने ही ट्रेन किया। इनके सिबलिंग्स ने इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी ट्रेन किया, जैसे जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट्स वगैरह। ये इतने प्रतिभाशाली थे कि इन्होंने 8 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कई सारी पोइट्री पब्लिश कराई। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता के साथ अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े भारत की यात्रा पे। ये अपने पिता के साथ शांति निकेतन, फिर अमृतसर, फिर हिमालयन हिल स्टेशन ऑफ डलहौजी गए, जहां इन्होंने संस्कृत, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस और कालिदास की बहुत सारी रचनाओं का अध्ययन किया। 17 साल की उम्र में इनके पिता ने इन्हें लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन वही बात है, ये वही करेंगे जो इनका दिल कहेगा। तो ये आ गए वापस बिना अपनी स्टडीज पूरी किए, और यहाँ आके वो फिर से अपनी पोइट्री स्टोरीज पे काम करने लगे। और ये एक शुरुआत थी एक रिफॉर्म की, जो कि आगे चल के हमें बंगाली लिटरेचर में देखने को मिली। इसी बीच 1833 में उनकी शादी मृणालिनी देवी से हो गई, जो कि वो उस वक्त 10 साल की थी। उस वक्त इस तरीके से चाइल्ड मैरिज होना आम बात था, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी अपना लिखना जारी रखा। 1901 में वो शांति निकेतन गए, जहां उन्होंने पुरानी गुरु शिष्य परंपरा वाले एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने के लिए बहुत से काम किए, और यहीं पर उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज और कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज लिखी, जिनमें से गीतांजलि भी एक थी, जिसे कि पूरे देश और दुनिया में सराहा गया। और अपनी यूरोप की दूसरी जर्नी में उन्होंने गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जिसे कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सराहा गया, जिसके वजह से उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और इस तरीके से वो पहले नॉन यूरोपियन हुए जिन्हें कि इस अवार्ड से नवाजा गया। 1915 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज V ने उन्हें नाइटहुड के टाइटल से नवाजा। इनका योगदान न केवल राइटिंग के फील्ड में बल्कि इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत योगदान दिया था। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, गांधी और टैगोर, इन दोनों महान व्यक्तित्व के आइडिया और आइडियोलॉजी इंडियंस के दिल में और जहन में हमेशा रहेगी। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, तो ये बहुत दुखी थे। तब इन्होंने एक गीत लिखा, अमर सोनार बंगला, जो कि आज के समय बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकियर हुआ, तो इस इंसिडेंट ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया, और जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल भी त्याग कर दिया। ये हमेशा से मल्टीकल्चरिज्म, डाइवर्सिटी और टॉलरेंस को सपोर्ट करते रहे हैं। 1921 में इन्होंने अपने सारे पैसे जो कि इन्हें नोबेल प्राइज और इनके बुक्स से मिले थे, वो इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को बनाने में लगा दिए। आप लोगों को शायद ये पता हो, इनका आइंस्टाइन के साथ डिबेट भी हुआ था, जिसमें इन्होंने इमर्जिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे बात की थी। आइंस्टाइन सहित दुनिया भर के बहुत से लोगों ने इनके व्यूज को सराहा था।
और इस मीटिंग को टेप भी किया गया था। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, जिसमें से कुछ बंगाली तो कुछ इंग्लिश थी, जैसे मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीतिमाल्या। वहीं इंग्लिश में द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग और द फ्यूगिटिव जैसी बहुत सी रचनाएं की। और 7 अगस्त 1941 को यह सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया, लेकिन इनकी रचनाएं आज भी हमारे जीवन को रोशन करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।